ये हमारा तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। क्लास 7th जो हमारा अतीत सेकंड चैप्टर है, सेकंड भाग है, तो उसमें हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में बताया गया है। दिल्ली में कौन कौन से सुल्तानों ने राज किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला में। ये यमुना नदी का पुराना मार्ग है। इधर ये यमुना नदी है यहाँ पर, और इसी में हम देखें यहाँ पर नीचे तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिर जहाँपनाह, सीरी, हौज खास, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी। ये वो शहर हैं जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का 13वीं और 14वीं सदी में शासन था। अब हम देखें कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र यानी बड़े राज्यों के केंद्र हैं यहाँ पर बन गए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राजधानी जो दिल्ली रही है उसकी वजह दिल्ली महत्वपूर्ण शहर रहा है, और 12वीं शताब्दी में दिल्ली है वो महत्वपूर्ण शहर है वो बन गया था। फिर हम बात करें जैसे यहाँ पर हम देखें, पहले अगर हम बात करेंगे, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो तोमर के समय अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देखें ये दिल्ली के शासक में पहले तोमर है, राजपूत वंश आता है तोमर। तो हम बात कर सकते हैं कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ये 1165 की बात है। और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान जो हैं उन्होंने परास्त किया था। तो अजमेर के चौहानों ने यहाँ पर कब परास्त किया था? 12वीं शताब्दी में, यानी लगभग हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि अजमेर के चौहानों ने क्या किया है, यहाँ पर तोमरों को पराजित किया है। और तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी यहाँ पर दिल्ली में रहते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में यहाँ पर रहे हैं। 13वीं सदी के आरंभ की अगर हम बात करें, जैसे 13वीं सदी का आरंभ होता है हमारा, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो यहाँ पर 5 वंशों को हम पहचान सकते हैं, जैसे कि खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में लोधी वंश। ये 4 वंश तो ये हो गए यहाँ पर, और 5वां वंश हमारा राजपूत वंश हो गया। तो ये 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मानचित्र में अगर हम देखें, तो जैसे कि दिल्ली ये कोहना है, दिल्ली ये कोहना, सीरी, जहाँपनाह, जिसको हम वर्तमान दिल्ली वाला क्षेत्र मानते हैं। अब ये शासकों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे कि अगर पांडुलिपियों की बात करें, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें, तो ये यहाँ पर बताया गया है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं। जैसे कि राजपूत वंश में पहले तोमर, उसके बाद अनंगपाल, फिर अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और फिर प्रारंभिक तुर्की शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, तुर्की शासक था, तो तुर्क वंश हो गया ये। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया, गयासुद्दीन बलबन, यहाँ पर तुलसी जो तुर्की शासक है उसमें अंतिम था। फिर खिलजी वंश आ जाता है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और फिर तुगलक वंश आ जाता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये अलाई दरवाज़ा है। फिर सैयद वंश में खिजर खान आ जाते हैं, लोधी वंश में बहलोल लोधी आ जाते हैं, और ये दिल्ली का सुल्तान है। दिल्ली के सुल्तान का ये क्या बना हुआ है, निवास स्थान बना हुआ है। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण के माध्यम से काफ़ी सूचना हमें मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास की तारीख, एक वचन या फिर तवारीख यानी बहुवचन है, जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में यहाँ पर लिखे गए हैं। तो पांडुलिपियों के
तैयार करने के 4 चरण यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले कागज़ तैयार करता है, ये यहाँ पर बंदा कागज़ तैयार कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर लेखन का कार्य कर रहा है। लेखन के बाद में महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला करके उसका प्रयोग कर रहा है और फिर यहाँ पर जिल्द तैयार कर रहा है, ये चौथा। तो ये 4 चरण थे जो पांडुलिपियों को तैयार करने में पहले काम में लिए जाते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त है? न्याय चक्र की अगर बात करें, न्याय चक्र होता क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। ये यहाँ पर लिखा है, फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा है कि कोई भी राजा का काम है वो सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है। अगर हम कुछ बातें और ध्यान में रखें, जैसे कि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए अपने ढेरों सारे इनाम और इकराम पाने में आशा रखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचारों में सारे लोग हैं सहमत भी थे। जन्मसिद्ध अधिकार की अगर हम बात करें, जन्मसिद्ध अधिकार होता क्या है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार है वो विरासत में मिला है। अगर लिंग भेद की अगर हम बात करें तो लिंग भेद क्या है? स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक एवं शारीरिक संरचना संबंधी अंतर जो है, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। और सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, सुल्तान सिंहासन पर बैठी है, वो 1236 में बैठी है। और उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं रजिया की कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से यहाँ पर हटा दिया गया। तो रजिया के बारे में हम बात करें, रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार कुछ हैं जो मिन्हाज-ए-सिराज रजिया के बारे में क्या लिखते हैं? मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा है कि जो ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी क्या थी? रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था और एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। ये भी कश्मीर की रानी जो दिद्दा है, ये भी महिला शासक थी। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है और जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना कितना कठिन क्यों था? इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि स्त्री के लिए शासन करना या शासक बनना इतना कठिन क्यों था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, जैसे गोरीसन शहर से साम्राज्य तक अगर हम दिल्ली सल्तनत का विस्तार हम देखें, जैसे कि मुल्तान, काजकोट, ये सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, यहाँ पर ये व्यास नदी, इधर गंगा, यमुना, चंबल, ये गोमती नदी है। इधर हम देखें देवल, अजमेर, कांसली, साम भामानक, मदनौर, कोल, दिल्ली, हांसी, सुरसती, तवर हिंद, कोराम, सुनाम, बारवाल, वरदायू। तो यहाँ पर
शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए ये शहर बताए गए हैं। अगर भीतरी प्रदेश की अगर हम बात करें, भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरिसन शहर क्या होता है? किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, उसे हम कहते हैं गैरिसन शहर। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन है वो गैरिसनों के निवास के बने मजबूत किलेबंद के शहरों से पूरे शायद ही यहाँ पर कभी फैला हो। शहर से संबंध लेकिन उनसे भी दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कार्य या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गौरीसन शहरों का नियंत्रण है बहुत कठिन था, और बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती यहाँ पर मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आवाज़ मिलते ही विद्रोह का झंडा है वो खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी, और इसका विस्तार हुआ है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले हैं उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित विदेशी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत कराना, और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी, संग्राहक और चरवाहों को उनके पर्यावास से यहाँ पर खदेड़ दिया गया, और वह जमीन यहाँ पर किसको दे दी गई? वह जमीन यहाँ पर किसानों को दे दी गई। अब क्या हुआ? जब जमीन किसानों को दे दी गई तो कृषि कार्यों को प्रोत्साहन किया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर यहाँ पर बनाए गए थे। दूसरा विस्तार है सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे हैं। और इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले रखी थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इनमें शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया, और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी रहा है ये हम देख सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान है, जैसे कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, फिर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, फिर रणथंभौर पर यहाँ पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया रणथंभौर पर, और 1301 के बाद में दिल्ली से मांडू देवगिरी पर आक्रमण किया 1305, कंडा से यहाँ पर देवगिरी पर 1296 में, देवगिरी से फिर वारंगल में, दिल्ली से वारंगल पर किया गया था, फिर देवगिरी से यादवों ने किया था द्वार समुद्र पर, और फिर द्वार समुद्र से होलसेल तंजावुर में, फिर मदुरै और पायग। तो ये सैनिक अभियान हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बात करें हम कि 12वीं सदी के आखिरी में यहाँ पर बताया गया है, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद या यहाँ की मीनारें हैं, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देवली ए कहना यानी पुराना शहर कहा जाता है, और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया है। और मीनार जो है, मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई है। अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद क्या है? यह मस्जिद जो है ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को हम इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है यानी कि खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा को हम किबला कहा जाता है।
तो बेगमपुरी मस्जिद यह एक मुग़ल या मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की नाम से भी जाना जाता है जहांपनाह को। इसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी और ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीपों के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इनके उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है और समान आचार संहिता और आस्था का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से ये जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना बहुत जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। फिर हम देखें मोठ की मस्जिद है, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उनके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। फिर जमाली कमाली की क्या दे रखी है, मस्जिद दे रखी है, जिसको 1520 के दशक में आखिरी दिनों में बनाई गई थी जमाली कमाली की मस्जिद। प्रैक खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, यानी हम बात करें खिलजी और तुगलक वंश के बीच में, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और उनकी सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने की बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया गया था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए यहाँ पर सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। फिर अगर बेटों से बढ़कर गुलाम हम देखें, सुल्तानों की सलाह दी जाती थी कि जिन गुलामों को हंसने वाला हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उन और उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभार ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है, तो गुलाम बेटे से बढ़कर मांगने का कोई कारण यहाँ पर समझ में नहीं आता है। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते हैं, जैसे कि लोगों को सेनापति सुबेदार जैसे पद दिए जाते हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती है। गुलाम एवं आश्रित अपने मालिकों एवं संरक्षकों के प्रति जो वफादारी रखते हैं मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते हैं, फलस्वरूप किसी नए सुल्तान के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती है और सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता है। और फारसी तवारीख के लेखकों ने हम बात करें निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली की सुल्तान की यहाँ पर आलोचना की है। फिर है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन क्या हैं, तो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद जो तुगलक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने वाली बेचने वाली, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका और तबाब नामक बावर्ची और लट्ठा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने उस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में दिया गया है। पहले वाले सुल्तानों की तरह जो खिलजी है और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। वे इलाके इक्ता कहलाते थे जिनमें नियुक्त किया था। उन्हें संभालने वाले अधिकारी इख्तियार यानी कि मुफ्ती कहा जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करता था और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को तनख्वाह देता था। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ही न चले, उन्हें कोई भी इब्ता थोड़े थोड़े समय के लिए भी मिले। इसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का जो हिसाब लेने के लिए राज्य के द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए गए और इस बात को ध्यान में रखा गया कि मुफ्ती राज्य के द्वारा निर्धारित कर की ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाते हैं। और जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिया है
और उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य और उनके नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों ने इस लगाने को अधिकार छीन लिया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की और उनका हिसाब बड़ी सावधानी से किया, और कुछ पुराने सामंत और जमींदार क्या करते हैं, राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगते हैं। और उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज के लगभग 25% होता था, मवेशियों का कर, और तीसरा घरों का कर। तो यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा है दिल्ली के सल्तनत के अधिकारों से बाहर ही था, और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन है था। इसलिए दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ तक कि दिल्ली यानी गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने बैठने में सुल्तान की जो सेनाएं अक्षम थी, और यहाँ पर स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, और वह भी अधिकार कुछ ही समय तक रह जाता था। सरदार उनकी किलेबंदी की अगर हम बात करें, अफ्रीका देश मोरक्को में 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। और भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है, और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरीके से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं पड़ता है। वे कुल मिलाकर के बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो उनके लिए किले की प्राचीरों का काम देते थे, और इन दीवारों के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी में उपलब्ध था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बुद्धिशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों का काट डालती थी। फिर हम बात करें जैसे कि चंगेज खान है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया है, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे, जिससे मजबूत होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, जिससे विशाल सेना की संभावना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। और आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। नेक्स्ट हम देखें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है, एक तरफ मोहम्मद तुगलक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। जैसे कि दिल्ली पर 2 बार हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 1300 में, और 1302 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई, और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियान्स पर आक्रमण की योजना बना ली, और एक स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गोरिसन शहर बनाया है। तो यहाँ पर हम देखें, नया गोरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बैठा दी गई है। पुराने शहर के निवासियों की दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया है। सैनिकों को पेट भर की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया जाता था। किसानों की पैदावार 50% हिस्सा करके क्या करती थी, हिस्सा कम करके तौर पर इनको तय किया जाता था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या ही ज़रूरत पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया, और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था। सैनिकों का वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से यहाँ पर खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देंगे, और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया, और अफसर जो है बड़ी सावधानी से किसानों का सर्वेक्षण करते थे, और वो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें व्यापारी या उन्हें सज़ा मिलती है।
मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों के नकद वेतन देता था, इसलिए कीमतों पर नियंत्रण करने के जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई है। और ये सिक्के धातु के बने होते हैं, लेकिन सोने और चांदी के न होकर के सस्ती धातु के। और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं है, तो वे बड़े चतुर थे और सोने चांदी के सिक्के से बचा करके रख लेते थे और अपने तमाम कर उस टोकन जो मुद्रा प्रणाली है उसमें ही चुकाते हैं। और इस रास्ते मुद्रा जैसे कि जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम ताकि सफल रहें और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में उपलब्धता की कुशलता आपूर्ति करने के लिए उनके शासनकाल को बहुत प्रशंसा है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया है। फिर है मुगल तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे हैं। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरीके से विफल रहा है। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना का भंग कर दिया। और इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए गए थे उनमें भी कई परेशानी पैदा हो गई। दौलतवार के ले जाने के बाद में से कई लोग हैं नाराज थे, करों में वृद्धि हुई, गंगा यमुना के दोआब में फसल से विशुद्ध जनता और बगावत पर उतर आई है। तो मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ेगी। तो इन तमाम असफलताओं को गिनती करने पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके की फतेह करने के अभियान की योजना बनाई है। और जहां अलाउद्दीन खिलजी का मंत्र बल प्रतीक्षा पर था, वह मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाया गया और फिर डाला गया, यानी कि उठाने के बाद में गए। फिर है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो यहाँ पर हम देखेंगे तुगलक वंश के बाद में 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा है। और जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिणी भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासकों की समूह को उभरा है, यानी अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे हैं। और इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। इनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में कार्य शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी है और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके और स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया। हालांकि सूरी वंश ने न केवल 15 वर्ष का शासन किया, केवल उनके प्रशासन से अलाउद्दीन खिलजी के वाले कई तरीकों से अपना करके उन्हें और चुस्त बना दिया गया है। महान सम्राट अकबर के बारे में बात करें, 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को संकेतित किया गया है, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया है। तो अगर हम ईश्वरीय पद्धति, 3 श्रेणियां हैं, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध की। तो 3 पद्धतियां कौन सी हैं? अगर हम बात करें 3 पद्धतियों में, तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध हुआ। इसके अनुसार समाज के 3 भागों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्षों में समाज के इन विभाजनों की ईसाई तैयारी का समर्थन भी प्राप्त कर ले और इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव की ओर दृढ़ करने में सहायता मिलती है। और इसी विभाजन से योद्धाओं को एक समूह से उभारा जाता है और इन योद्धाओं को नाइट यहाँ पर कहा जाता है। ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था, ईसाई धर्म है एक समूह को संरक्षण देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवस्था के प्रसार से इनका उपयोग करना था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहें और कोशिश यह रहती थी कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करके भेज दिया जाए जिनसे यश और यरूशलम नामक शहर पर कब्जा कर रखा था। और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा जाता है। और ईश्वर और धर्म की सेवा के लिए नए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरीके से बदल दी है। और पहले इन नाइटों की जो गिनती है वो कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक फ्रांस में और उससे 1 सदी बाद योद्धाओं के यहाँ पर दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी
यहाँ पर नाइट कहना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान आज सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते तो क्या करेंगे, उनके बारे में बात कर सकते हैं।